चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रमों का किया ऐलान। जरूरत हुई तो 18 जुलाई को मतदान और 21 को होगी मतगणना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा, पिछले 8 वर्षों के दौरान गरीब कल्याण योजना को सरकार जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, नई शिक्षा नीति से देश के गौरवमयी इतिहास का चलेगा पता। राजधानी रांची में प्रिंसन्स के मालिक बाबूलाल प्रेम कुमार के आधा दर्जन प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग का छापा। वित्तीय अनियमितताओं की हो रही है जांच। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्य भर में दी गई श्रद्धांजलि। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री, खूंटी के डोमबारी बुरू में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया नमन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री कुमार ने बताया कि चुनाव के लिए 15 जुलाई को अधिसूचना जारी की जाएगी, जबकि जरूरत हुई तो 18 जुलाई को मतदान और 21 को मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल आगामी 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। It's a matter of great pride, privilege and honor that the institution of Election Commission of India has successfully, freely, fairly conducted elections 15 times to the office of the President. And this is the 16th time, and we really feel very privileged and honored. So the format of today's briefing would be something as it is on your screen. So what we'll do is we'll show you the overview, election procedure क्या है, election में कौन कौन भाग लेते हैं, वोट्स की उनके वैल्यू क्या है, नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शंस की लोकेशंस कहाँ होंगी, वोटिंग कहाँ कहाँ होगी, और कंडक्ट एंड रूल्स क्या है उससे रिलेटेड, और उसमें कुछ हम लोग नए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करेंगे वो क्या है, और लास्ट में शेड्यूल क्या है। The term of office of Shri Ramnath Kovind ji, Honorable President of India, is ending on 24th July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing President is required to be. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के स्किल और इनोवेशन को लेकर विश्वास नई ऊंचाई पर है। यही विश्वास, यही प्रतिष्ठा इस दशक में भारत के बायोटेक सेक्टर, भारत के बायो प्रोफेशनल्स के लिए होते हम देख रहे हैं। कंचन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग को प्रदर्शित कर रही है। बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है, तो उसके अनेक कारणों में 5 बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। और पांचवा, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। अपने 2 दिवसीय झारखंड प्रवास के दूसरे दिन आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी विगत अपने 8 वर्षों के कार्यकाल में प्रायः हर मोर्चे पर सफल रही है। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के रूप में पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों का जीवन सरल हो, इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ के समय में जो फिलॉसफी थी, जिसके आधार पर भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल काम कर रहा है, उसमें एक मूल तत्व था अंत्योदय, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरल शब्दों में गरीब कल्याण किया। और ये सरकार बहुत सारे अलग अलग विषयों के साथ ऐसे जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोग, गरीब लोगों को उनका जीवन आसानी से और अच्छा गुजरे, उसके लिए जो जरूरतें हैं उनको पूरी कर रहे हैं। अजय मिश्रा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही धैर्य से न सिर्फ परिस्थिति को संभालकर देश के लोगों को इससे बाहर निकाला, बल्कि करीब 100 दुनिया के अन्य देशों की भी मदद की। उन्होंने कहा कि भारत की गिनती आज तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में होती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भी हमने अपनी विदेश नीति किसी से प्रभावित होने नहीं दी और भारत आज दुनिया में तीसरी बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। अर्थव्यवस्था पर बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गतिमान रही। आज भी दुनिया में सबसे जो तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है उनमें से कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वहां पंचायत चुनाव कराना हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। श्री मिश्रा ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवादी शक्तियां पस्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था में सुधार का अभियान वहां आगे भी जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से उभर के आया, वहाँ पर विकास के काम बहुत तेजी से हो रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिजली है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल है, सारे लोग ठीक है। और जहाँ तक आतंकवाद की घटनाओं की बात करें, आतंकवादियों को लगभग 200 आतंकवादी इस दौरान मारे गए हैं। अपने 2 दिनों के प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने देश की विधि व्यवस्था और नक्सल से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस अपने देवघर दौरे के क्रम में आज बोकारो जिले के पेटरवार स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में रुके, जहां उपायुक्त कुलदीप चौधरी सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस बीच प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल और उनकी पत्नी रमाबाई बैस ने गेस्ट हाउस परिसर में पौधारोपण भी किया। श्रीमान सम्मान गार्ड की कार्रवाई संपन्न हुई। आगे का आदेश। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से देश की गौरवमयी इतिहास का पता चलेगा। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश के बच्चे अपनी भाषा में जानकारी हासिल कर सकेंगे। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश की मोदी सरकार विकास के नित नए आयाम के सृजन में लगी हुई है। इससे पहले उन्होंने नगर भवन में विकास योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मंत्री ने कई लाभुकों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ से संबंधित प्रमाण पत्र सौंपा और उनसे संवाद किया। कार्यक्रम में बगोदर के विधायक विनोद सिंह, जमुआ विधायक केदार हाजरा, उपायुक्त समेत कई अन्य मौजूद थे। इस क्रम में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और भारत सरकार के माध्यम से हर एक क्षेत्र में विकास के काम किए जा रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें, एम्स जैसे एम्स की बात, जो प्रेस्टिजियस संस्थान है एम्स की बात करें, या
राज्य के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की और एचईसी के पुनरुद्धार की दिशा में किए गए पहल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। श्री सेठ ने मुलाकात के दौरान एचईसी में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति को लेकर चर्चा की और बेहतर बनाने के लिए सार्थक प्रयास करने का आग्रह किया। कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग द्वारा झारखंड प्रशासनिक सेवा के 129 पदाधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन पदाधिकारियों को प्रोन्नति से संबंधित विभागीय बैठक 24 दिसंबर 2020 को हुई थी। राजधानी रांची के व्यवसायी पुनीत पोद्दार के 1 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की छापामारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम अपर बाजार स्थित बाबूलाल प्रेम कुमार, कांके रोड स्थित प्रेमसंस मोटर्स के शोरूम पहुंचकर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। आयकर विभाग की टीम चर्च कॉम्प्लेक्स में सीए नरेश कुमार केजरीवाल के कार्यालय में भी छापेमारी कर कई अहम दस्तावेजों को खंगाल रही है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 7,240 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 3,591 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। में पिछले 24 घंटों में 7,240 मामले दर्ज किए गए कोविड के। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,591 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.31% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 2.13% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,94,59,81,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी के अंतिम दिन एक अभ्यर्थी शिशिर लकड़ा ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके साथ ही अब मांडर विधानसभा उपचुनाव में कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं, जिसमें भाजपा के गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस के शिल्पी नेहा तिर्की, भाकपा के सुभाष मुंडा शामिल है। धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने राजधानी रांची के कोकर स्थित बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाद में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा चौक पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने संसदीय क्षेत्र खूंटी जिले के डोम्बारी बुरू सैल स्कब में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। डोम्बारी बुरू वही स्थान है जहां बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें कई आदिवासी मुंडा शहीद हुए थे। केंद्रीय मंत्री ने शहीदों का नमन करते हुए बिरसा मुंडा के अनुयायियों से मुलाकात की और उनकी मांगों पर सार्थक पहल करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलीहातू में भी धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री मुंडा ने स्वतंत्रता आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके और उनके साथियों का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है, जिन्होंने अत्याचार और जुर्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। श्री मुंडा ने उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि जनजातीय समाज को आगे आने की जरूरत है। इस मौके पर सांसद गजेंद्र पटेल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। बलिदान के दिवस को
और कहानियों को हम अच्छे तरीके से समझें और मनाएं। और इसी कड़ी में हम सब यहां एकत्रित हैं कि हम सब आज पुण्यतिथि के अवसर पर, शहादत दिवस के अवसर पर, मार्टियर्स डे में यहां आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज कितने बड़े योद्धा रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में भगवान बिरसा मुंडा का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर कई जवानों ने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। श्री मिश्रा ने कहा कि बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों इस देश को स्वतंत्र करने में, आजादी की लड़ाई में अपने अपने योगदान किया। हम सब उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर के राष्ट्र भावना से राष्ट्र निर्माण में जुड़ सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं और पुनः पुण्य आत्मा को भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ मौजूद कई अन्य आजसू कार्यकर्ताओं ने भी बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर सुदेश महतो ने कहा कि देश की आजादी में बिरसा मुंडा के योगदान और उनके समाज सुधार की दिशा में उनके प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। बिरसा मुंडा जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इनका जो सन था, जब इनकी लड़ाई थी तो निश्चित रूप से ये भूभाग था और इस भूभाग के अंदर में आदिम जनजाति जाति या फिर जिसको कहेंगे कि जो सन ऑफ सॉइल और उनके साथ प्रकृति से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर हम लोग का जो परिवेश है, उनको नेतृत्व देते हुए देश की सबसे बड़ी चुनौती जो अंग्रेज़ों के खिलाफ में, इनका पूरा एक अल्पकाल छोटा जीवन में इन्होंने जो रचना स्थापित की है, जो कृत स्थापित किया है, वो पूजनीय है। और इसीलिए आज इतने अल्प आयु की ये कृत आज राष्ट्रव्यापी हो गए हैं और पूरा राष्ट्र इनको आज और इनकी करनी को और इनके नेतृत्व को सलामी करते हैं। बिरसा मुंडा की शहादत दिवस आज कांग्रेस भवन में भी मनाई गई, जहां कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बिरसा चौक पर भी भगवान बिरसा मुंडा के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अंतिम सांस ली। एक बहुत छोटा सा कार्यकाल था, लेकिन उस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने जिन चीज़ों को उस समय किया उसकी प्रासंगिकताएं आज भी हैं। आज भी यदि हम उनको देखते हैं तो आज भी एकलव्य के रूप में भी हम देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के रूप में भी देख सकते हैं। उन्होंने डायन प्रथा, छुआछूत और जो लोगों में एक अशिक्षा का भाव था, स्वास्थ्य के संबंध में था, साफ सुथरा जीवन था। झारखंड उच्च न्यायालय ने जमशेदपुर में गवाह को घर में घुसकर गोली मारने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जनहित याचिका में बदलकर मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में स्थानीय मीडिया में खबर आने पर संज्ञान लिया और राज्य सरकार से जवाब तलब कर पूछा है कि केंद्र सरकार के द्वारा गवाहों को दिए जाने वाले प्रोटेक्शन झारखंड में लागू है या नहीं। जमशेदपुर के
सीताराम डेरा में मनप्रीत हत्याकांड को लेकर मीडिया में आई खबर को देखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए राज्य सरकार से यह जानना चाहा है कि प्रोटेक्शन एक्ट राज्य में लागू है या नहीं, और यदि लागू है तो कब से लागू है, और नहीं तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। महाधिवक्ता के माध्यम से राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर इसमें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। जवाब आने के बाद इस मामले की सुनवाई की जाएगी। राजधानी रांची समेत उत्तर पश्चिमी जिलों में गर्मी का सितम जारी है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 4 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तरी पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की आशंका है। 9, 10 और 11 जून के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज बोकारो के उपायुक्त ने नया मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राज्यपाल रमेश बैस आज बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंचे। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट कर कहा कि उनके आगमन से संताल परगना के विकास की अड़चनें दूर होंगी। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह रांची की महापौर आशा लकड़ा ने आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने देवघर में हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बालू, कोयला और पत्थर का लूट करवाने पर केंद्रीय जांच एजेंसियां चुप कैसे बैठी रह सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी की कार्रवाई से सीएम को तकलीफ क्यों हो रही है। धनबाद के मैथन ओपी क्षेत्र के कालीमाटी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय निरसा में एक 12 वर्षीय छात्र की मौत स्कूल में सफाई करने के दौरान हो गई। इस पर बच्चे के परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि शिक्षक के आदेश पर परिसर की सफाई के दौरान उसे सांप ने काट लिया। देवघर जिले के तालझारी थाना के सहारा के रहने वाले 2 लड़कों की मौत आज सिकटिया बराज में नहाने के दौरान हो गई। एक लड़के का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। रांची जिले के बुंडू पुलिस ने अवैध रूप से लॉटरी खिलाकर लोगों से पैसे ठगने की मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी बुंडू के ही रहने वाले हैं। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर एक गांव में दुष्कर्म के आरोपी 2 युवकों को जिंदा जलाने की घटना हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। समाजसेवी प्रोफेसर जिया द्रेज ने सरकार से मांग की है कि सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन अंडों का प्रावधान किया जाए। उन्होंने इसको लेकर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को पत्र लिखा है। रांची के मैकलुस्कीगंज इलाके में अज्ञात अपराधियों ने एक ठेकेदार को गोली मारकर घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि अपराधी ठेकेदार से रंगदारी की मांग कर रहे थे, लेकिन रंगदारी नहीं देने के एवज में उसे गोली मार दी गई। सावन से पहले कभी भी देवघर एयरपोर्ट से हवाई जहाज की सेवा शुरू हो सकती है। 2 दिन पहले 180 सीटर इंडिगो विमान ने देवघर एयरपोर्ट से ट्रायल फ्लाइट के तौर पर 3 बार से अधिक लैंडिंग और टेक ऑफ किया। पिछले महीने 26 मई को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था और उसके बाद इसी हफ्ते यहां विमान के परिचालन का ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा है।
देवघर एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा ने कहा कि इंडिगो का 180 सीटर फ्लाइट ने ट्रायल किया। ट्रायल फ्लाइट था आज एयरबस जो A320 है उसका इंडिगो ने ट्रायल फ्लाइट लिया था और जो भी ट्रायल फ्लाइट जो प्रोसीजर होता है वो ट्रायल फ्लाइट के हिसाब से होता है। अगर सब ठीक रहा तो श्रावणी मेला में देवघर आने वाले शिव भक्त को यह अवसर मिल सकता है। देवघर एयरपोर्ट के निदेशक ने कहा कि ट्रायल फ्लाइट की निरीक्षण टीम ने उड़ान भरने की सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया। नहीं, हमारा प्रोसीजर के हिसाब से नहीं तो नहीं होता तो आज लैंडिंग ट्रायल नहीं होता। सारी प्रतिनियुक्ति होगी पूरी प्रोसीजर के हिसाब से। बताया जा रहा है कि फिलहाल यहां से अभी घरेलू विमान सेवा शुरू होगी, इसके बाद रात्रि सेवा आरंभ होगा। इन दोनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की बात होगी। उद्घाटन के बाद ही 180 यात्री वाला एयरलाइन शुरू हो सकता है। उद्घाटन के बारे में तो ऊपर मंत्रालय से या ऊपर से सरकार से पता चलेगा। बाकी एयरपोर्ट पूरा तरह से बनकर तैयार है, चाहे ऑपरेशन एरिया हो चाहे टर्मिनल बिल्डिंग हो, हर तरीके से रेडी है। अभी तो इंडिगो वगैरह ने ही दिया है हमारे पास में, बाकी वो भी स्लॉट दिल्ली में ही है। बाकी और एयरलाइन भी अप्रोच कर रही है वो दिल्ली में। तो देवघर एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई करीब 2500 मीटर है और 654 एकड़ में फैला है। देवघर में एयरपोर्ट सेवा शुरू होने से संथाल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी फायदा होगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। गंगा दशहरा के मौके पर दामोदर बचाओ आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत दामोदर नदी के उद्गम स्थल लोहरदगा जिले के चूल्हा पानी से शुरू हुई। इस क्रम में दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता और विधायक सरयू राय ने रामगढ़ में दामोदर नदी का निरीक्षण किया और शहर के प्रदूषित जल को नदी में जाने से बचाने के लिए सार्थक पहल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में दामोदर विश्व की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक थी। जन जागरूकता अभियान के कारण आज दामोदर की स्थिति पहले से बेहतर है। फर्स्ट स्टेज का कैंपेन था दामोदर बचाओ आंदोलन का कि इसको औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त करना है। ये करीब करीब हम लोगों ने इसको प्राप्त कर लिया है। इस बार के समीक्षा यात्रा में ये महसूस हुआ। मगर रजरप्पा में हम लोग बैठे थे माँ छिन्नमस्तिका के स्थान पर, तो यही लगा कि हमको अब एक दामोदर बचाओ आंदोलन के दूसरे चरण का अभियान आरंभ करना चाहिए। और वह है कि हमारे घरों से, हमारे शरीर से जो गंदगी निकलती है वो सीधे नदी में न जाए, वह दूषित पानी नदी में न जाए। और रामगढ़ में आज हम लोग उसके बाद पहली मीटिंग कर रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ, सरकार के साथ बात करेंगे। तो हम लोग नगर विकास विभाग से बात करेंगे, जितनी नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, नोटिफाइड एरिया है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहाँ सभी से बात करेंगे कि भाई आप अपनी तरफ से एक प्लान प्रोजेक्ट बनाइए कि कैसे हम अपने यहाँ के जल मल मूत्र की जो निकासी है उसकी गंदगी हम नदी में नहीं डालेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव के कार्यक्रमों का किया ऐलान। जरूरत हुई तो 18 जुलाई को मतदान और 21 को होगी मतगणना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा, पिछले 8 वर्षों के दौरान गरीब कल्याण योजना को सरकार जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, नई शिक्षा नीति से देश के गौरवमयी इतिहास का चलेगा पता। राजधानी रांची में प्रेमसंस के मालिक बाबूलाल प्रेम कुमार के आधा दर्जन प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग का छापा। वित्तीय अनियमितताओं की हो रही है जांच। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर राज्य भर में दी गई श्रद्धांजलि। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री खूंटी के डोंबारी बुरू में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया नमन।